मार्केट बिग वॉइसेस से अब मूव करते हैं आज के कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ, और आज हमारे साथ हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज पोद्दार साहब। पोद्दार साहब, स्वागत है आपका। अच्छा, आजकल हम लोग ना डिमांड एनवायरनमेंट की मैपिंग कर रहे हैं। कल भी एफएमसीजी की स्पेस की बात, आपसे एफएमईजी स्पेस की मैं आगे बात करूंगा, लेकिन पहले जो खबर आई थी सर कि एक ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग एग्रीमेंट मॉफी रिचर्ड्स के साथ, मेरे ख्याल से ये रिन्यूअल हुआ लाइसेंस का, क्योंकि आप तो पहले से उनके साथ करार करे हुए हैं। ये 15 साल के लिए सर एक्सटेंशन हुआ है। क्या कॉन्टोर्स हैं, क्या बदला पिछले एग्रीमेंट से इस एग्रीमेंट के बीच में, और इससे पहले फेज में जो एग्रीमेंट चल रहा था मॉर्फी रिचर्ड्स का, किस तरह का ट्रैक्शन, किस तरह का मोमेंटम, किस तरह का डिमांड पुल उसके प्रोडक्ट्स की देखने को मिली? शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जो मॉफी रिचर्ड्स और बजाज के बीच में ट्रेडमार्क एग्रीमेंट है, जैसे कि आपने कहा, अभी हमने रिन्यूअल अनाउंस किया है। मॉफी रिचर्ड्स और हमारे बीच रिलेशनशिप 20 साल से है, 2002 से। और ये जो रिलेशनशिप है ये 5-5 साल की टेन्योर का था। तो पिछले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे हमारे 5 साल के थे उनके साथ। मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि इट इज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल इम्पोर्टेड ब्रांड इन इंडिया। जो जितने सारे इम्पोर्टेड ब्रांड इंडिया में ऐसे कोई भी रिलेशन के थ्रू आए, उनमें से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो बजाज और मॉफी का रिलेशनशिप है वो रहा है। पर चूंकि ये 5 साल का अग्रीमेंट रहा है हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो पाई है इन द पास्ट, तो मेरे हिसाब से एक तरह का वो कंस्ट्रेंट रहा है। तो इस बार जो फर्क है खास है कि ये फर्स्ट टाइम 15 साल का अग्रीमेंट है, और इसके भी कारण वही है कि दोनों तरफ से जो पार्टनरशिप की कंफर्ट है, मॉफी रिचर्ड्स यूके का जो बजाज के ऊपर भरोसा है, बजाज का जो एस्पिरेशन है इस ब्रांड के लिए, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हम दोनों ने इस बार तय किया कि 15 साल का अग्रीमेंट करेंगे। उससे खास फायदा यह होगा कि इस बार हम आगे के 15 साल के लिए थोड़ा प्लानिंग कर सकते हैं कि इसको ब्रांड को बढ़ाएंगे कैसे, इसके अंदर नए प्रोडक्ट्स क्या लाएंगे, 15 साल का प्रोडक्ट रोड मैप बनाएंगे और गो टू मार्केट प्लान वगैरह उस तरह से हम करेंगे। और लार्जली कॉन्टोर सेम है क्या? अब इस तरह के एग्रीमेंट्स में वो मॉफी के ब्रांड्स यूज करना, नाम यूज करना, रॉयल्टी पेमेंट्स, या इज इट पब्लिकली डिस्क्लोज, या फिर ये बता सकते हैं पिछले एग्रीमेंट से इस एग्रीमेंट में कुछ बदलाव हो गया उसमें क्या? जो बेसिक कॉन्टोर्स है वो तो सेम है। इट इज अ ब्रांड लाइसेंसिंग अरेंजमेंट। हमको ब्रांड यूज करने का राइट है, उसके बदले में हम उनको रॉयल्टी पे करेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो जब वहां तक है वो लीगली जो है कॉन्ट्रैक्ट सही है, सेम है। पर जो बदलाव मेरे हिसाब से आएगा ऑपरेशनल प्लानिंग में जो आएगा, सबसे पहले जो मैंने ऑलरेडी कहा कि 15 साल की प्लानिंग कुछ अलग ढंग से होती है 5 साल की प्लानिंग के हिसाब से। पर मोर इम्पोर्टेंटली इस बार तो मैं ज्यादा केपेक्स उस लिहाज से डायरेक्शनली कॉल ले सकता हूं, ज्यादा बेहतर। बट द मोर इम्पोर्टेंट बात जो है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो अभी जो रिलेशनशिप है और जो ट्रस्ट है, उस बेसिस पे एक्चुअल जो प्रोडक्ट रोड मैप की मैंने बात की, उस पर हम साथ मिलकर काम करने की प्लान करेंगे। इट इज नॉट अ लीगल अंडरस्टैंडिंग, बट देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि दोनों जन मिलकर 15 साल में इंडिया में मॉफी रिचर्ड्स का बिजनेस कैसे बढ़ेगा उसका साथ में बैठ के प्लानिंग करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है हमको तो फायदा होगा ही, उसके तौर मॉफी रिचर्ड्स यूके को भी हमारे द्वारा फायदा होगा। की फिलहाल सेल्स कितनी है आप लोग के थ्रू? कितना बड़ा पाए जो आपकी कुल सेल्स है एफएमईजी स्पेस की, उसमें मॉर्फी रिचर्ड्स के प्रोडक्ट्स का कितना कंट्रीब्यूशन आता है? मॉफी रिचर्ड्स की सेल इस समय लगभग साल एनुअल बेसिस पे 250 करोड़ की रहती है। जो जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई भी ऐसे और कोई ब्रांड्स लाइसेंसिंग या इंपोर्टेड ब्रांड्स का अगर देखें, उससे कई गुना ज्यादा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के टोटल सेल्स के हिसाब से अबाउट लगभग 8% है। पर जो इन द पास्ट रहा है, हम लार्जली एक सिंगल ब्रांड कंपनी के तौर पे जाने गए हैं एज अ बजाज ब्रांड, और फिर थोड़ा साइड में मॉफी प्रीमियम ब्रांड रहा है हमारे लिए, और निर्लैप है कि छोटा ब्रांड है। ये 15 साल ब्रांड लाइसेंसिंग अग्रीमेंट होने के कारण हमारी जो आगे की 3 से 5 साल की सोच भी है, उसमें आप देखेंगे कि हम अभी एज अ मल्टी ब्रांड कंपनी ऑपरेट करेंगे, थोड़ा ब्रांड आर्किटेक्चर लेके एक्सेट्रा। तो वो 3 से 5 साल में शुरू होगा वो गेम। तो उसके आगे तक आई थिंक 5 से 10 साल के बीच में वी विल नाउ स्टार्ट बीइंग नोन वेरी स्ट्रांगली एज अ मल्टी ब्रांड कंपनी, नॉट एज अ सिंगल ब्रांड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो एफएमईजी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, इसमें डिमांड एनवायरनमेंट। लास्ट क्वार्टर के जब पोद्दार साहब आप लोग के नंबर्स आए थे, तब 2 इश्यूज थे। एक तो डिमांड एनवायरनमेंट कमजोर था, दूसरा रॉ मटेरियल के हेडविंड्स आप फेस कर रहे थे। तब से लेकर 3 मंथ्स डाउन द लाइन सिचुएशन दोनों स्पेसेस पे और ज्यादा एग्रेवेट होती हुई नजर आ रही है क्या? डिमांड और म्यूटेड हो गई है और कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन और ज्यादा पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है क्या?
मेरे इस इंटरव्यू के पहले मैं आपका प्रीवियस इंटरव्यू भी सुन रहा था गौतम त्रिवेदी के साथ। उन्होंने भी थोड़ी कुछ बातें की एज ओवरऑल इकोनॉमी और डिमांड और कमोडिटी प्राइस। आई थिंक वो सब बातों से मैं अग्रीमेंट में हूँ कि ओवरऑल हमने सोचा था कि कोविड अभी खत्म हो रहा है, आगे का माहौल अच्छा रहेगा, और ये रशिया यूक्रेन वॉर के कारण से कमोडिटी कॉस्ट पे प्रेशर है, सप्लाई चेन पे प्रेशर बना रहेगा। मेरे हिसाब से पिछले अगले 3-4 महीनों तक ये प्रेशर बना रहेगा। पर उसको अगर साइड में रखें, अगर डिमांड की बात करें, डिमांड भी इन्फ्लेशन के कारण इम्पैक्ट होता है। पर इसमें जब अप्रैल मई जून की अगर बात करें, इसमें हमें याद रखना होगा कि पिछले 2 साल अप्रैल मई जून कोविड इम्पैक्टेड थे। कई पूरे देश में कई जगहों में लॉकडाउन था। तो अगर कंपेयर करें ये वाई ऑन वाई बेसिस, मेरे हिसाब से Q1 विल बी मच बेटर देन द प्रीवियस ईयर्स। FMEG की जिसमें आप बात कर रहे हैं, समर इज एन इम्पोर्टेंट सीजन। हमारे फैंस और एयर कूलर्स का सीजन रहता है। 2 साल से फैंस और एयर कूलर्स की बिक्री कम हुई है क्योंकि समर लॉकडाउन था। तो इस साल मेरे हिसाब से फैन और कूलर की सेल में आपको काफी इंक्रीज दिखेगी पिछले साल के मुकाबले में। लास्ट पॉइंट में इसमें कहना चाहूंगा कि जो अभी पिछले 1-2 हफ्ते में जो ट्रेंड दिखा है वेदर का, कि 3-4 हफ्ते पहले तक कोल्ड वेदर था या विंटर था कई पार्ट्स ऑफ द देश कंट्री में, अभी सडनली एकदम गर्मी आ गई है और जोर की गर्मी है। अगर मैं अपने बिजनेस के माध्यम से बात करूं, हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि गुड हॉट वेदर इज गुड फॉर आवर प्रोडक्ट्स एंड सीजनल सेल्स। तो उस बेसिस पे मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगले 3-4 महीने एटलीस्ट डिमांड हमारे प्रोडक्ट्स के लिए अच्छे होने चाहिए। ये तो सच है इस बार। तो शायद होपफुली इस बार का समर सेल्स के लिए आज से बेहतर क्लॉक होता हुआ नजर। अच्छा पोद्दार साहब, आप क्योंकि आए हो, ये कई सारी कंपनी सप्लाई साइड के चैलेंजेस फेस कर रही हैं, वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो या इवन वो चाइना में फिर से कोविड स्पाइक और कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में लॉकडाउन। आपको भी कुछ दिक्कत आ रही है क्या उन सब के चलते? सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जो चाइना का जो सवाल है, मोर देन 90% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया। चाइना का इम्पैक्ट हमारा 8 से 9% होता है, उससे ज्यादा नहीं। उसके कारण आगे पीछे सप्लाईज में डिलीवरी या डिलेज भी होती है, बट 92% इज इन इंडिया, तो उसमें उतना मुझे फर्क नहीं पड़ता है। पर ओवरऑल जो है कमोडिटी कॉस्ट का प्रेशर ज्यादा है, तो सभी प्रोडक्ट्स पे आता है, सभी मैन्युफैक्चरिंग पे आता है, चाहे इंडिया में हो या बाहर हो। तो उसकी थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। पर मैं यह भी मानता हूँ कि ये ऑपरेशनल इश्यूज हैं, ये सबके लिए है, कोई खास बजाज के लिए नहीं है। स्ट्रेटेजिक इश्यूज नहीं है, ये मोर शॉर्ट टर्म टैक्टिकल इश्यूज। तो इसमें ज्यादा मतलब थोड़ा ऑन अ डे टू डे बेसिस यू हैव टू मैनेज इट, बट इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर्सपेक्टिव हम फोकस रहते हैं कि उसमें 3 से 5 साल के बीच में हम क्या करना चाहते हैं। और 1 साल थोड़ा प्लस माइनस होगा, उसको जस्ट हैव टू लर्न टू टेक इट। बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। जो दिक्कत आ रही है वो पूरी इंडस्ट्री को आ रही है। जाते जाते एक आखिरी सवाल सर, वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो ट्रांसमिशन कारोबार के डीमर्जर का प्लान था, क्या अपडेट है उसको लेकर? किस टाइमलाइन पे आप लोग वर्क कर रहे हो? कब 2 लिस्टेड एंटिटीज नजर आएंगी मुझे? फरवरी में हमारे बोर्ड अनाउंसमेंट किया था अप्रूवल का। नॉर्मली ये प्रोसेस 8 से 10 महीने लगते हैं। NCLT अप्रूवल इज द मेन थिंग, जिसमें टाइम लगता है। उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट इंटीमेशन हो चुका है, फर्स्ट राउंड ऑफ अप्रूवल आ चुके हैं। बट मेरा मानना है कि शायद अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में किसी समय तक हमारे फुल अप्रूवल्स आने चाहिए। उसके बाद इमीडिएटली आपको 2 कंपनीज चलिए उन टाइमलाइंस पे कंपनी वर्क करती है। पोद्दार सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। डिमांड चैलेंजेस थे, लेकिन इस बार जिस तरह के प्रोडक्ट्स की एक्सपेक्टेशन है, समर रिलेटेड डिमांड ट्रैक्शन आएगा, उससे बजाज इलेक्ट्रिकल्स को शायद फायदा हो। तो डिमांड का एटलीस्ट इशू रिजॉल्व होता हुआ नजर आए, लेकिन हाँ वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स तो खैर सबको झेलने और वो दिक्कतें रहेंगी एटलीस्ट फॉर इन द इमीडिएट फ्यूचर। देखते हैं फिर ये कंपनी कैसे नेविगेट करती है अपने मार्जिन्स के लिहाज से। अब उस बारीकियों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि सब कंपनीज के रिजल्ट्स आने हैं। तो रिजल्ट्स के बाद फिर पोद्दार साहब फिर से जुड़ेंगे होपफुली, और नंबर्स पे फिर और आगे के आउटलुक पे हम लोग बातचीत करेंगे। रचना जी, राजेश जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकाल